कहते हैं मूवमेंट इज़ लाइफ, लाइफ इज़ मूवमेंट। और यंगर एज पे आप उतने नी रिप्लेसमेंट की केसेस नहीं देखेंगे जितने की हिप जॉइंट की केसेस देखेंगे। हमें लगता है एनी लो मिडिल क्लास फैमिली कैन ऑल्सो अफोर्ड वेरी इजीली। घुटने अगर बजने लगें तो लोग कहते हैं अभी तो चल रहे हैं, जब जवाब दे देंगे तब सोचेंगे। पर जब सच में जवाब दे देते हैं तो फिर सोचते ही रह जाते हैं। यानी जब तक ये हड़ताल पर ना चले जाएं तब तक हम ध्यान ही नहीं देते, और फिर अचानक सीढ़ियां दुश्मन लगने लगती हैं, कुर्सी से उठना मिशन बन जाता है और हर कदम पर आउच निकल जाता है। खैर, मजाक अपनी जगह, लेकिन सेहत से समझौता नहीं कर सकते। तो नमस्कार, स्वागत है आपका डियर डॉक्टर शो के इस एपिसोड में, जहाँ सेहत के पेचीदा सवालों के मिलते हैं सीधे एक्सपर्ट से सटीक और सरल जवाब, बिना किसी झंझट, बिना किसी झोलझाल। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे नी और जॉइंट रिप्लेसमेंट से जुड़े कई सारे मिथ्स और फैक्ट के बारे में, और समझेंगे कि घुटनों को कैसे बचाया जाए और कब नया सेट लगवाने का वक्त आ गया है। और इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ रतनदीप हॉस्पिटल, डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेशन में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छे से डिटेल में बताएं कि आखिर ये जॉइंट रिप्लेसमेंट होता क्या है और बॉडी में इसकी जो नीड है वो कब और किस स्टेज पे पड़ती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसा उसका नाम है, हिंदी में उसको बोलते हैं जोड़ प्रत्यारोपण। मतलब जॉइंट जो पहले से भगवान ने देकर हम लोगों को भेजा हुआ है, उसका हम लोग उसको अगर जब ख़राब हो जाते हैं तो उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो इतना डेली की हम लोग की लाइफ स्टाइल में, डेली की रूटीन में जब वो हैम्पर करने लगते हैं तो हम लोगों को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि उस जॉइंट का पूरा प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। जैसे हिप जॉइंट है या नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट का इशू है, उसमें प्रॉब्लम है और लग रहा है कि हम मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो नी जॉइंट रिप्लेस कर देते हैं। और अगर लगता है कि हमारा हिप जॉइंट ख़राब हो गया है, इट इज़ वेरी पेनफुल, लिम्पिंग शुरू हो गई है, हम चल नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली, तो ऐसे केसेस में जॉइंट देखकर, उसका स्टेटस देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये रिप्लेसमेंट इज़ अ बेटर ऑप्शन, उससे हमारी लाइफ ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जी। तो वो जीवन शैली को ठीक रखने के लिए, जीवन के में चलने फिरने मूवमेंट के लिए जो जॉइंट हैं उनका रिप्लेसमेंट करके उसकी जो प्रॉब्लम है उससे हम लोग निजात पा जाते हैं। सर, लेकिन हम लोग जैसे पहले देखते थे कि जब जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात हो, नी रिप्लेसमेंट की बात हो, तो वो बुजुर्गों में ही देखा जाता था कि जब एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद लोगों में ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब जो है यंगस्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अब जॉइंट रिप्लेसमेंट की वो आने लगी है। तो लाइफ स्टाइल में चेंजेस की वजह से ऐसा हो रहा है, या इसके मेन कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि आजकल जो युवा पीढ़ी है उनको भी बहुत कम एज में जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ने लगी है? जॉइंट रिप्लेसमेंट की अब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और थोड़ा यंगर एज पे भी हो गए हैं। एक तो रीज़न होता है कभी कभी किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, तो किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, जॉइंट बैडली डैमेज हो गया, उसका अंदर का आर्टिकुलर सरफेस ख़राब हो गया, तो उसमें आर्थराइटिस बड़ी जल्दी सेटल कर जाती है और वो फिर रिप्लेसमेंट लायक स्थिति में पहुँच जाती है। कोविड जब से आया था, कोविड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस, क्योंकि कोविड में एक तो स्टेरॉइड्स वगैरह बहुत यूज़ करे गए और स्टेरॉइड्स आर वेरी हार्मफुल अदरवाइज, कि वो हिप जॉइंट का जो होता है उसका एवैस्कुलर नेक्रोसिस कर देते हैं। तो जो बॉल होती है वो बॉल की वैस्कुलरिटी चली जाती है, तो उससे एवीएन हो जाता है, जिससे वो हेड जो है हिप जॉइंट का हेड ख़राब हो जाता है, वो जॉइंट को ही डैमेज कर देता है पूरा एज सच। तो अभी आजकल तो यंगस्टर्स में एवीएन के लेके हिप जॉइंट का लेकर आते हैं, बहुत कॉमन हो गया। पहले इट वाज नॉट सो कॉमन, उसकी वजह से उनकी जॉइंट्स को रिप्लेस करना पड़ता है। कोई आर्थराइटिस होती हैं ऐसी, जो जॉइंट को, पेशेंट को आर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग वगैरह है, तो उसमें क्या है, जॉइंट पूरा डैमेज बहुत अर्ली एज पे हो जाता है, तो उसमें हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ता है। ओबेसिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, जो खान पान है उससे ओबेसिटी भी आ रही है। तो जब ज़्यादा लोड होगा बॉडी का तो अल्टीमेट लोड बेयरिंग तो जॉइंट्स पर ही होती है, पैरों के, जैसे नी जॉइंट पर या हिप जॉइंट पर, तो उससे भी आर्थराइटिस जल्दी सेटल होती है। इसलिए अब ज़्यादा कॉमन हो गया है कि अर्ली स्टेज में भी पेशेंट्स आते हैं जिनको हम लोगों को जॉइंट रिप्लेसमेंट करना होता है, क्योंकि वो इस लायक नहीं होते हैं अदरवाइज कि वो नॉर्मल लाइफ जी सकें उन पेनफुल जॉइंट्स के साथ। नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है? आप किन लक्षणों को देखकर ये समझते हैं कि हाँ, अब पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, दवाओं से नहीं ठीक होगा? पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये देखना है हम लोगों को कि नी आर्थराइटिस उसको अकेली नी जॉइंट की आर्थराइटिस है या उसको मल्टीपल जॉइंट्स में आर्थराइटिस है।
तो वो मल्टीपल जॉइंट्स में आर्थराइटिस उसी से नी का जॉइंट इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि अगर उसमें कार्टिलेज अभी इंटैक्ट है तो जो आर्थराइटिस है उसका एज सच ट्रीटमेंट, अगर उसका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, उसको गाउटी आर्थराइटिस है तो यूरिक एसिड का कंट्रोल करना, डाइट का कंट्रोल करना यूरिक एसिड के अकॉर्डिंग। इसके बाद उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या कुछ जो भी है, तो उसका ट्रीटमेंट डिजीज़ को भी पहले कंट्रोल करें। डिजीज़ कंट्रोल करते हैं, संग में आर्थराइटिस के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। नी जॉइंट में एज सच कार्टिलेज जब तक इंटैक्ट रहता है तब तक हम लोग उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। पहले डिफॉर्मिटी शुरू होती है, जो मीडियल जॉइंट स्पेस है, जो अंदर का जॉइंट स्पेस है, वो कम होना शुरू होता है। तो वो अभी जब कम हो रहा होता है पर स्टिल इट इज़ इंटैक्ट कि वहाँ पर कुछ है, कंपोनेंट है कार्टिलेज का, तो हम लोग उसको करेक्टिव सर्जरी भी कर सकते हैं। मेडिकेशंस भी आते हैं जो कार्टिलेज को रीजनरेट करते हैं, तो वो मेडिकेशंस पे ले सकते हैं, एक्सरसाइजेज बता सकते हैं, प्रिकॉशंस बता सकते हैं। वो सब करने से हम लोग उसको थोड़ा डिले भी कर सकते हैं और प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट देके हम लोग हो सकता है उसको अवॉइड भी कर लें। किसी को इंजरी हुई या कोई दिक्कत आई थी जो कि रिकवर नहीं हो सकती है, जो रीजनरेट नहीं हो सकती है वापस, तो उन केसेस में फिर हम लोगों को रिप्लेसमेंट में जाना होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग सर्जरी के नाम से ही डर जाते हैं, तो जब किसी भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी या उसकी बात आती है तो लोग उसको टालने की कोशिश करते हैं कि अरे जब तक चल रहे हैं तब तक देखा जाएगा, बाद में देखी जाएगी। तो कई बार वो आखिरी तक आके उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उन्हें एट लास्ट डॉक्टर बोल देते हैं रिप्लेसमेंट के लिए ही। तो ये जो टालने की उनकी प्रक्रिया होती है कि नहीं हम इसे अभी टाल देते, ये आगे जाके उनके लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है? समस्या से भागना समस्या का हल नहीं होता जी। समस्या का हल होता है उसका सामना करना और उसके लिए जो अप्रोप्रिएट है उसके लिए वो कदम उठाना जी। तो ये एप्रीहेंशन सर्जरी का, तो सर्जरी कोई लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी नहीं है जी। अब तो हार्ट रिप्लेसमेंट होने लगे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होती है। तो जब ऐसी बड़ी बड़ी प्रोसीजर्स लोग करा लेते हैं तो नी जॉइंट में तो पैर में ऑपरेट होना है, तो उसमें मुझे लगता नहीं कोई अप्रीहेंशन होना चाहिए। रिजल्ट्स आर वेरी गुड, तो इसलिए उसके लिए भी कोई अप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए। एक हम लोग की नॉर्मल थॉट प्रोसेस है, सोचते हैं ना कि सर्जरी होगी तो घबरा गए, तो वो अब काफ़ी कुछ ख़त्म भी होने लगा है वो, लेकिन मिथ्या है, मतलब उसका कोई कहीं वजूद नहीं है। तो हम लोग अगर उसको पोस्टपोन करेंगे तो पोस्टपोन तो नहीं होगी वो, लेकिन डैमेज फर्दर बढ़ता जाएगा। आप वो दिन ज़िंदगी के जो गुजारने हैं वो अच्छे से गुजार लें और कष्ट में चाहे तो कष्ट में गुजार लें। तो बेहतर है कि हम एक बार थोड़ी सी हिम्मत करके चीज़ों को समझ लें, और उसमें कोई भी ऐसा है ही नहीं, कोई देयर इज़ नो फियर कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है, और सेफ सर्जरी होती है, ऑपरेट करा लें। नहीं कराएंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस संग में होती है, एजेड पेशेंट्स होते हैं, उनकी पैर की एक्सेस ख़राब होती जाती है, कभी कभी वो फ्रैक्चर कर जाती हैं बोन्स। जिस चीज़ को जिसने भी टाला वो संकट में आया है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली फेस करना होगा। आप उससे भागने से आप बच तो नहीं जाएंगे ना, तो वो प्रॉब्लम इज़ देयर, तो उसको आप ख़त्म ही कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, थोड़े टाइम बाद से अच्छा है कि अभी। बिल्कुल, थोड़े टाइम बाद वो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा वो जी। तो अल्टी मजबूरी में करने से अच्छा है कि बाय चॉइस कर लिया जाए। जी सर, जैसे अभी आपने मिथ्या की बात करी, तो सर्जरीज को लेके एक और मिथ है कि अगर मैंने अपना जॉइंट रिप्लेस करा लिया या नी रिप्लेसमेंट करा लिया तो आगे जाकर मुझे दिक्कत होगी, मैं सही से चल नहीं पाऊंगा, ये वो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मेरे घर पे ही है, मेरे ग्रैंडफादर ने जब नी रिप्लेसमेंट कराया था उसके बाद वो साइकिलिंग कर रहे थे बहुत आराम से, तो हम लोग के अंदर ये डर नहीं रहा। लेकिन बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार मेरा नी रिप्लेसमेंट हो गया तो फिर उसके बाद मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं बैठ नहीं पाऊंगा, मुझे ये दिक्कत होगी। तो क्या वाकई ऐसा भी होता है या ये सिर्फ एक मिथ है जिसे लोगों को अब भूलने की जरूरत है? नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है। इसमें मतलब लोगों को वो समझने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने पेशेंट देखे नहीं है जो ऑपरेट करा के आ जाते हैं ना, तो वो नॉर्मल मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है कि किसी तरह का बंधन हो जाता है बाद में। और लाइफ की जॉइंट भी अपनी बहुत अच्छी, लाइफ के जो जॉइंट होते हैं उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा भी नहीं कि बड़ी जल्दी फिर आपको रिवीजन पे जाना होगा, किसी पर जाना होगा, तो रिवाइज नहीं करना होता है। इसलिए ऐसा कोई भी इशू नहीं आता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया तो वो पेनफुल हो जाएगा या वो चलने में कहीं किसी तरह से हिंडर करेगा, ऐसा कोई भी इशू नहीं आता है। नॉर्मल मूवमेंट चलता रहता है
और लोग अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं वापस। लेकिन सर सर्जरी तो सर्जरी ही होती है, तो नी रिप्लेसमेंट या जॉइंट, कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें इन फ्यूचर वो सर्जरी से कोई दिक्कत ना हो या फिर उनकी बॉडी में वो इम्पैक्ट ना करे? सर्जरी के बाद और कोई ध्यान नहीं रखना होता, नॉर्मल डाइट हैबिट्स रखनी ही चाहिए जैसे रहती हैं। दूसरी एक चीज़ ये है कि फिजियोथेरेपी पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग जब नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसको हम लोगों को जल्दी जल्दी मोबिलाइज करके पेशेंट को बताना होता है कि ये एक्सरसाइजेस करनी है। वो एक्सरसाइजेस करते रहते हैं तो उनकी नॉर्मल मूवमेंट आ जाता है, नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी आती है जॉइंट की। और बाकी नॉर्मल रूटीन में चलना फिरना उसमें कोई ऐसा नहीं होता है। सब जो रिप्लेसमेंट जब करते हैं, नी रिप्लेस हुआ तो सीमेंट से लगाते हैं सब, जो इम्प्लांट लगाते हैं तो वो तो इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग वेरी सून। तो खाली थोड़ा सा पेनफुल कम हो जाए, जो इंसिजन वगैरह देते हैं उसका पेन वगैरह कम हो जाए, उसके बाद मोबिलाइज कर देते हैं, चलना फिरना शुरू हो जाता है। वेट बेयरिंग इज़ अलाउड, तो नॉर्मल चलते फिरते रहें। मतलब कोई और ऐसा नहीं, देयर इज़ नो अदर प्रिकॉशन विच इज़ टू बी टेकन जिसके लिए हम लोग चिंता करें कि ऐसा नहीं करना तो ऐसा हो जाएगा। जी। तो वैसा नहीं आता है कुछ भी। हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो उस पर नी रिप्लेसमेंट तो है, उसके अलावा जो हिप रिप्लेसमेंट है उसको बहुत खतरनाक बताया जाता है। लोग बोलते हैं कि नहीं, हिप रिप्लेसमेंट करा लिया तो मतलब अब तो इसकी बॉडी में ये चीज़ें होंगी, दिक्कतें आएंगी। तो एज एन डॉक्टर आप उसको क्या बताना चाहेंगे? ये भी मिथ है कि वाकई हिप रिप्लेसमेंट थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है? नहीं, हिप रिप्लेसमेंट भी डेंजरस नहीं होता है, नी रिप्लेसमेंट भी डेंजरस नहीं होता है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है और उनको लगता होगा कि हिप जॉइंट जरा तो ज़्यादा बड़ा जॉइंट है, ऐसा सोचते होंगे कि सॉकेट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो। और बाकी रिप्लेसमेंट में उसमें जैसे नी रिप्लेसमेंट होता है वैसे ही हिप रिप्लेसमेंट होता है। कोई एडिशनल रिस्क भी नहीं होती है कि कोई एडिशनल रिस्क होती हो कि ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी या ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वैसा कोई इशू भी नहीं आता है। सर्जरी इज़ एब्सोल्युटली सेफ, एक बार रिप्लेसमेंट हो जाता है फिर उसमें भी नॉर्मल चलते फिरते हैं। सर अब बात करें हम अर्थराइटिस की, तो ये एक पेशेंट कैसे खुद से समझे बिना डॉक्टर के पास जाए? पहले ये खुद से वो कैसे सॉर्ट आउट करे कि जो उसके जोड़ों में दर्द हो रहा है वो नॉर्मल दर्द नहीं है, वो अर्थराइटिस का दर्द है, कि मतलब उसकी शरीर में अब अर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है? पूरी बॉडी में पेन है तो वो तो बॉडी पेन हो गया ना। संग में एसोसिएटेड जॉइंट पेन है, वो उसी का कंपोनेंट है, मालूम पड़ जाता है। अगर वो जॉइंट पेन हो रहा है तो उसको अलग से मालूम पड़ेगा। एक तो जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, अगर स्वेलिंग नहीं भी आई है और जॉइंट पेन है तो उसको लगता है कि वो खुद ना मालूम करे, वो डॉक्टर पर जाके मालूम करवा ले कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ब्लड टेस्ट करा के पता कर सकते हैं हम लोग कि कौन सी अर्थराइटिस हो रही है, या फिर हम लोग एक्सरे करा के देख सकते हैं कि जॉइंट में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर जॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इट इज़ बेटर टू कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, उससे बात करके और उसको तय करने का मौका दें कि अर्थराइटिस हो रही है नहीं। जी सर, घुटनों के दर्द में जो फुटवेयर है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन आजकल तो फैशन में हाई हील्स और टफ सोल ये सब चलता है। तो आप मतलब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो ये हील्स और टफ सोल ये जो फैशंस में लोग पहनते हैं तो उसकी वजह से वो अपना कंफर्ट भूल जाते हैं, तो ये किस तरीके से घुटनों पे असर करता है और ये कितना खतरनाक हो सकता है? फुटवियर वैसे भी अदरवाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो डायबिटिक्स हैं उनके लिए तो अलग से आता ही है, फुट केयर के लिए बताया जाता है। और सॉफ्ट कुशन फुटवेयर पहनने चाहिए हमेशा, जिससे कि जो सोल है हमारा उसमें भी इरिटेशन कम होता है। जो हार्ड सरफेस होता है जिनमें सोल में वाले एरिया में, तो वो इरिटेट करता है, तो उससे हम लोग को हील पेन वगैरह भी शुरू हो सकते हैं। और पार्टी में वंस इन अ वीक या कभी कभार जाना बात अलग है, तो उसमें हील पहन लें, खासतौर से फीमेल्स को तो अलाउ करना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन ये है कि वो इतना हार्म नहीं करता है। रूटीन में नॉर्मल शूज़ ही वेयर करने चाहिए, बहुत ज़्यादा हील भी यूज़ नहीं करनी चाहिए और सॉफ्ट कुशन फुटवेयर पहनना चाहिए, ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सर जब किसी को अर्थराइटिस हो जाता है तो अगर उसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करानी है तो इसके पहले भी कोई उसका मेडिकल ऑल्टरनेटिव होता है? हम लोग भी जब पेशेंट हमारे पास आता है अर्थराइटिस का, जिसको घुटने में अर्थराइटिस हो रखी है, तो हम लोग उसका एक्सरे कराते हैं और देखते हैं कि हम लोगों का जो अर्थराइटिस वाला कंपोनेंट है वो किस लेवल तक पहुंचा हुआ है। अंदर का कार्टिलेज थोड़ा सा भी इनिशियल स्टेजेस में शुरू हुआ है जो डैमेज होने लगा है और पर इंटैक्ट है,
तो ऐसे केसेस में पैर की एक्सिस अगर मेंटेन्ड है तो हम लोग उसको मेडिकेशन द्वारा कार्टिलेज को रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं जी। और उसको एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं, जैसे कि जीना थोड़ा कम चढ़ना उतरना होगा, नीचे उकड़ू नहीं बैठना होगा, पालथी मार के नहीं बैठना होगा, कमोड का इस्तेमाल करें, नॉर्मल रूटीन वाली जो इंडियन सीट होती है उसका इस्तेमाल करने से पूरा नी बेंड करके बैठते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगता है, पेन भी करता है और वो रीजनरेशन में भी जॉइंट के थोड़ा इश्यूज़ लाता है जी। तो उसको ये सारी प्रिकॉशंस बता देते हैं। पैर की एक्सरसाइजेज होती हैं क्वाड्रिसेप्टल वगैरह वो बता देते हैं जिससे मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाती है तो नी का सपोर्ट बढ़ जाता है जी। उससे नी की लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है। और संग में सपोर्टिव मेडिकेशन कार्टिलेज रीजनरेशन वाले और इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट को कम करने वाले दे देते हैं तो उस पर पेशेंट मेंटेन रहता है। तभी कहा जाता था पहले कि जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो बहुत महंगी होती है, मतलब लिटरली बहुत महंगी होती हैं, तो क्या ये अभी भी वैसा ही या अब थोड़ी सी ये कॉस्ट इफेक्टिव हो गई हैं? नहीं, अब तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो गई हैं। मतलब अब तो हमें लगता है एनी लो मिडिल क्लास फैमिली कैन ऑल्सो अफोर्ड वेरी इजीली, क्योंकि जो कॉस्टिंग थी वो कॉस्टिंग बहुत सालों पहले से लगभग ऑलमोस्ट सेम चली आ रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई बढ़ा नहीं है, लोगों की इनकम बढ़ गई है तो अब अफोर्डेबिलिटी इशू मुझे लगता नहीं किसी को अफोर्डेबिलिटी इशू है। हाँ, जो थोड़ा सा लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं जिनको फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं है वो कभी कभी इस खर्चे को भारी ज़्यादा समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो घर में मोटरसाइकिल ले आते हैं और नी रिप्लेसमेंट नहीं कराते हैं तो वो एक हमें लगता है सोच का फ़र्क है, क्योंकि अब कॉस्टिंग बहुत कम हो गई है। तो पहले हेल्थ है तब घर है तब गाड़ी है और अगर हेल्थ नहीं है, हमारे घुटने ही सही नहीं है तो घर भी नहीं है, फिर गाड़ी भी नहीं है, कुछ भी काम की नहीं है। जी। तो अफोर्डेबिलिटी अब कोई फैक्टर नहीं है। मतलब सर, जिस हिसाब से आपने जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर बहुत ही टू द पॉइंट और सिंपल जवाब दिया, आई एम श्योर कि हमारी जो ऑडियंस होगी उसे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। वेलकम।